Supply under GST. As per section 7(1)(a), supply includes all forms of supply of goods or services or both. According to this section, supply के अंदर सब चीज़ें आती हैं. सप्लाई ऑफ गुड्स भी आती है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी आती है, दोनों भी आती हैं. अगर वो थ्रू सेल है, थ्रू ट्रांसफ़र है, थ्रू बार्टर है, थ्रू एक्सचेंज है, या लाइसेंस पे दी गई है, या रेंटल पे दी गई है, या लीज पे दे रखी है, या डिस्पोजल के लिए दे रखी है. Agreed to be made for a consideration by a person in the furtherance of business. मतलब अपने उस चीज़ को, उस सेल को, उस सप्लाई को जो किया है, that has been made for a consideration in exchange for a money. As per section 8 of the CGST Act, tax liability on composite and mixed supplies are determined. इस सेक्शन के हिसाब से जो composite supplies होती हैं और mixed supplies होती हैं, उसके ऊपर tax liability को calculate किया जाता है, which is given over here as well. As per section 8A, composite supply क्या होती है? Composite supply वो होती हैं जब 2 या more supplies, it means इसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा सप्लाईज जब होती हैं, जिसके अंदर से एक जो होती है वो प्रिंसिपल सप्लाई होती है. तो जो सप्लाई ट्रीट की जाती है वो उस प्रिंसिपल सप्लाई की सप्लाई को ट्रीट किया जाता है. जो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होती है वो उस रेट पे होती है जो उस प्रिंसिपल सप्लाई का रेट होता है. इसके ऊपर मैं अभी आपको एग्जांपल्स दूंगी हमारी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर. अगला है एज पर सेक्शन 290 ऑफ द CGST एक्ट, प्रिंसिपल सप्लाई क्या होती है? प्रिंसिपल सप्लाई इज द सप्लाई, उस गुड की सप्लाई या उस सर्विस की सप्लाई जो कि मेन सप्लाई है, जिसका ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है 2 सप्लाईज के अंदर में से, 2 या 2 से ज़्यादा की सप्लाईज के अंदर में से जो सबसे ज़्यादा वैल्यू रखने वाली सप्लाई होती है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल सप्लाई. प्रिंसिपल सप्लाई इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो कि प्रीडोमिनेंट एलिमेंट होता है ऑफ अ कॉम्पोजिट सप्लाई, जो कि मेन होता है, और बाकी सारी जो सप्लाईज इसके साथ हैं वो एंसिलरी होती हैं. एंसिलरी मीन्स इट्स एडिशनल. एज पर सेक्शन 8B, मिक्स सप्लाई क्या होती है? मिक्स सप्लाई वो होती है जब 2 या 2 से ज़्यादा सप्लाईज होती हैं, पर उसके अंदर से सप्लाई किसको ट्रीट किया जाता है? जिसका हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स होता है. इस मिक्स सप्लाई के अंदर जो गुड्स होती हैं या जो सर्विसेज होती हैं वो रिलेटेड नहीं होती हैं. दोज कैन बी गिवन सेपरेटली एज वेल. हाउएवर इन केस ऑफ composite supply, those services or those goods should go hand in hand. So in mixed supply the tax liability is calculated, उसके ऊपर कैलकुलेट होती है, उस सर्विस के ऊपर सप्लाई कैलकुलेट होती है या गुड्स के ऊपर कैलकुलेट होती है जिसका हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न होता है. एज पर सेक्शन 230 ऑफ CGST एक्ट, कंपोजिट सप्लाई क्या होती है? कंपोजिट सप्लाई एक टैक्सेबल पर्सन देता है एक रेसिपिएंट को जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा सप्लाईज होती हैं, गुड्स की, सर्विसेज की, या कोई भी कॉम्बिनेशन हो इन दोनों का, जो कि नेचुरली बंडल्ड होती हैं और जिसको साथ में देना बहुत ज़रूरी होता है अपनी उस सप्लाई को कंप्लीट करने के लिए. उसके अंदर से जो होता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल सप्लाई. जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, उसका मेन बिजनेस है ट्रांसपोर्ट करना गुड्स को, बट उसके साथ वो कुछ और भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि लोडिंग हो गया, अनलोडिंग हो गया, पैकिंग हो गया, अनपैकिंग हो गया, उसको टेम्परेरी वेयर हाउसिंग की सर्विसेज देता है. तो ये जो सारी सर्विसेज हैं ये एंसिलरी सर्विसेज है, इसके बिना ये ट्रांसपोर्टेशन नहीं कंप्लीट हो पाएगा. सो दैट विल बी अ कॉम्पोजिट सप्लाई. इसके अंदर जो ट्रांसपोर्ट का है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स विल बी द प्रिंसिपल सप्लाई. नेक्स्ट विल बी एज पर सेक्शन 274 ऑफ CGST एक्ट 2017, मिक्स सप्लाई क्या होती है? मिक्स सप्लाई वो होती है जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा सप्लाईज हो रही हैं गुड्स और सर्विसेज की, और कोई भी कॉम्बिनेशन हो जो कि एक साथ की जाती है बाय अ टैक्सेबल पर्सन फॉर अ सिंगल प्राइस. उसके अंदर गुड्स सप्लाई जो होते हैं वो कंपोजिट सप्लाई नहीं होते हैं.
मिक्स सप्लाई के अंदर जो गुड्स या जो सर्विसेज होती हैं वो रिलेटेड सर्विसेज नहीं होती है, मीन्स उनका अगर हम सेपरेटली करना चाहें तब भी कर सकते हैं। अब मैं उसके अंदर भी आपको एग्जांपल दूंगी। जैसे कि एक एक्स, मान लो एक डीलर है, रजिस्टर्ड डीलर है, जो कि डेस्कटॉप कंप्यूटर बेचता है 50,000 रुपये का बिफोर टैक्स, ठीक है, और एक टेबल बेचता है, कंप्यूटर टेबल 5,000 रुपये का बिफोर टैक्स, ठीक है। बट अगर वो दोनों को इकट्ठे बेचता है तो वो 55,000 की जगह 52,500 देता है, 500 में दे देता है, ठीक है। अब इस केस के अंदर अगर कोई ये ले रहा है 52,500 के अंदर, तो दैट विल बी अ मिक्स्ड सप्लाई, क्योंकि टेबल को हम देखा जाए तो अलग से भी बेच सकते हैं। अब इस केस के अंदर कंप्यूटर का रेट हो गया 28% और टेबल का रेट हो गया 18%, तो इसके अंदर जिसका हाईएस्ट रेट होगा उसके ऊपर हमारी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगी, विच इज 28%, जो कि डेस्कटॉप के ऊपर है। एज पर शेड्यूल 1 ऑफ द CGST एक्ट, ये वो एक्टिविटीज़ बताता है जिनको सप्लाई कंसिडर किया जाता है, चाहे वो किसी पैसे के बदले में ना दी हो। जैसे कि उन गुड्स और उन सर्विसेज की सप्लाई जो कि रिलेटेड पर्सन या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में की गई है, अपने बिजनेस के काम के रिलेटेड या फिर बिजनेस को बढ़ाने के रिलेटेड, चाहे पैसे के बिना करी हो तब भी ये सप्लाई ही ट्रीट की जाएगी। सेकंड, शेड्यूल 3 वो ट्रांजैक्शंस और वो एक्टिविटीज़ को स्पेसिफाई करता है जो कि सप्लाई नहीं कंसिडर की जाती, ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इसके अंदर वो हो गई सप्लाई ऑफ गुड्स जो कि नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में ट्रांसफ़र की गई है विदाउट सच गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया। मतलब अगर इंडिया में बैठा हुआ बंदा अपने कुछ गुड्स मतलब कहीं से इटली से परचेज करके चाइना में भिजवा रहा है, तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स इन इंडिया, सो दैट विल बी नॉट लाइबल फॉर द GST. Schedule 1 of the CGST Act stipulates that import of the service by the taxable person located outside India without consideration is treated as supply of service अगर वो बिजनेस को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है तो। मतलब अगर आप जैसे कि आपका कोई रिश्तेदार है जो कि बाहर इंडिया से बैठा हुआ है, से अमेरिका में बैठा हुआ है, उससे आप, वो कोई लॉयर है, आप उससे अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई सलाह लेते हो, वो भी बिना पैसे किए, वो चार्ज नहीं करता, तब भी वो सप्लाई ही कंसीडर की जाएगी सर्विस की, क्योंकि वो अपनी बिजनेस को बढ़ाने के लिए की जा रही है। रिलेटेड पर्सन्स कौन होते हैं, ये सेक्शन 15 ऑफ CGST एक्ट के अंदर बताया गया है। वो पर्सन्स ऑफिसर्स हैं, डायरेक्टर हैं एक दूसरे की कंपनी में, लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर्स हैं बिजनेस के अंदर, एम्प्लॉयर हैं, एम्प्लॉई हैं, एक दूसरे के बिजनेस के अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन करते हैं, वोटिंग राइट्स या फिर वोटिंग स्टॉक्स या शेयर्स। उसके बाद वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, या फिर दोनों ही एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, जो या साथ में वो किसी थर्ड पर्सन को कंट्रोल करते हैं, या फिर वो सेम फैमिली के मेंबर हैं, या फिर वो एसोसिएटेड पर्सन है बिजनेस के अंदर, जैसे कि सोल एजेंट है एक, या फिर सोल डिस्ट्रीब्यूटर है। सो दीज ऑल आर द रिलेटेड पर्सन्स। डिस्टिंक्ट पर्सन वो होते हैं जो पर्सन जिसने ऑब्टेन कर लिया है या फिर करना है रजिस्ट्रेशन एक स्टेट के अंदर, और उसके पास ऑलरेडी एक रजिस्ट्रेशन है दूसरी स्टेट के अंदर, उसको हम डिस्टिंक्ट पर्सन कहेंगे। एंड सेपरेट एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है, सेपरेट एस्टेब्लिशमेंट इन अनदर स्टेट, चाहे वो रजिस्टर्ड है चाहे वो अनरजिस्टर्ड है, पर वो तब भी डिस्टिंक्ट पर्सन ही कहलाएगी। मोहनदास, दिस इज अ एग्जाम्पल, मैं आपको 3 एग्जाम्पल्स दे रही हूँ जिससे आपको ये कंसेप्ट को आप और अच्छे से समझ पाएंगे। इसके अंदर मोहनदास इंटरनेशनल
ये एंटर होता है इन ट्रांजेक्शन फॉर द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम अ वेंडर लोकेटेड इन इटली. Due to some financial issues, Mohandas International was not in a situation to clear the goods upon the payment of import duty. So he sold the goods to Radhakrishna Export House by endorsement of the title to the goods, while the goods were in high seas. The agreement further provided that Mohandas International shall purchase back the goods in future from Radhakrishna Export House. Discussed the taxability of the transactions involved under the GST Act. As per Schedule 3, अगर goods अभी क्लियरेंस नहीं हुई है आपकी डोमेस्टिक कंट्री के अंदर, तो उसके पहले अगर कोई चीज़ हो रही है, कोई ट्रांजेक्शन एंटर इनटू हो रही है, तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ सप्लाई. तो इसके अंदर जो हाई सी सेल ट्रांजेक्शन है, जबकि सप्लाई ऑफ गुड्स बाय कंसाइनी टू द अदर पर्सन बाय एंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू अ गुड्स आफ्टर द गुड्स हैव बीन dispatched from the port of origin located outside India but before the clearance for home consumption shall not be considered as supply under GST. So, the sale of goods by the Mohandas International to Radhakrishna Export House in high seas shall not be liable to GST. However, Radhakrishna Export House shall be liable to pay IGST at the time of clearance of goods at the port of import. अगर ये इन फ्यूचर ये गुड्स राधा कृष्णन वाले वापस मोहनदास को दे देते हैं, बेच देते हैं, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ डोमेस्टिक सेल ट्रांजैक्शन और जीएसटी नॉर्मल रेट्स के ऊपर एप्लीकेबल होगी अंडर द जीएसटी लॉ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर वो कह रहे हैं नादेश्वर मैन्युफैक्चरर ने सर्टेन कैटेगरी ऑफ यार्न दी है फॉर प्रोसेसिंग टू द वर्कर्स. जॉब वर्कर अंडरटेक द प्रोसेसिंग वर्क on the yarn as per the requirement of the Nadeshwar manufacturer. During the process, job workers uses its own material also. The processed yarn is sold by the Nadeshwar manufacturers directly from the workers' premises. Balance quantity of yarn and waste material is sent back by the job workers to Nadeshwar manufacturer. The workers is of the opinion that he is using his own material. Hence, the supply to the Nadeshwar manufacturer is in the nature of supply of goods or as well as the services. Do you agree with the opinion? No, we don't agree. They are not fully correct. Section 7(1)(a) provides that जो certain कुछ activities या कुछ transaction constitute करती हैं supply, जो कि Section 7(1) के हिसाब से होती हैं, तो they shall be treated either the supply of goods or supply of services, जैसे कि हमारा शेड्यूल 2 ऑफ द CGST एक्ट में दिया हुआ है. तो कोई भी प्रोसेसिंग एक्टिविटी कोई भी दूसरे पर्सन के अगर उस गुड के ऊपर करता है, तो दैट विल बी सप्लाई ऑफ सर्विस अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल 2. तो जॉब वर्कर्स जो गुड्स रिसीव कर रहे हैं प्रिंसिपल से, वो अपना गुड्स अगर उसके ऊपर लगा रहे हैं, तो दीज गुड्स आर नॉट सप्लाई बट बीइंग यूज्ड इन द प्रोसेसिंग एक्टिविटी. दस जो एक्टिविटी जो हमें जॉब वर्कर प्रोवाइड कर रहे हैं वो शेड्यूल 2 के अंदर फॉल करता है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस इंस्टेड ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स. ये आपको एक और क्वेश्चन है, इसको आप नॉर्मली रेफर करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा. सो इसके अंदर भी यही चीज़ है कि जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर चाइना से USA में चीज़ कोई बेच रहा है तो क्या वो GST के अंदर चार्ज होगी कि नहीं होगी? सो द आंसर इज नो. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज. थैंक यू.